सन 1483 में मध्य एशिया के फरगाना नामक छोटे से राज्य में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसे दुनिया बाबर के नाम से जानेगी। उसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वह तैमूर और चंगेज़ खान की वंशावली से था। एक तरफ से तैमूरलंग और दूसरी ओर से मंगोल योद्धा चंगेज़ खान का रक्त उसकी रगों में बहता था। इस महत्वपूर्ण विरासत ने उसके भीतर एक विशेष गर्व, वीरता और साम्राज्य निर्माण की अद्भुत लालसा उत्पन्न कर दी थी। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के शासक थे। जब बाबर केवल 11 वर्ष का था, तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। इस अल्पायु में उसे राजगद्दी संभालनी पड़ी। बाल्यकाल में ही उसे षड्यंत्रों, विद्रोहों और विश्वासघातों का सामना करना पड़ा। उसके अपने ही रिश्तेदार उसकी सत्ता छीनने के लिए कटिबद्ध थे, मगर बाबर हार मानने वालों में नहीं था। उसने बुद्धिमत्ता, धैर्य और साहस से अपने शत्रुओं को बार-बार पराजित किया। बाबर का मन केवल फरगाना की सीमित सत्ता तक सीमित नहीं था। वह समृद्ध सम्राट बनने का सपना देखता था। उसके पूर्वजों ने भारत तक आक्रमण किया था और बाबर के लिए भारत एक आकांक्षा बन गया। किंतु भारत तक पहुंचने से पहले उसे मध्य एशिया के कई युद्धों से गुजरना पड़ा। समरकंद, जो तैमूर की राजधानी रही थी, बाबर के लिए गौरव और चुनौती दोनों थी। उसने कई बार समरकंद को जीतने का प्रयास किया, भी सफल हुआ तो कभी असफल। मगर इस संघर्ष ने उसे एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार बना दिया। फरगाना की राजनीति और तुर्की परंपराओं में पले-बढ़े बाबर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वह सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि एक लेखक और कवि भी था। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उसने अपने जीवन के उतार-चढ़ाव, युद्धों, कूटनीति, प्रकृति प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को जिस खूबसूरती से उकेरा है, वह आज भी विश्व साहित्य की धरोहर मानी जाती है। इस तरह एक साधारण से लगने वाले राजकुमार की यात्रा उस महायोद्धा की ओर बढ़ रही थी, जो आगे चलकर भारत की राजनीति को बदल देगा। फरगाना के इस युवराज ने संघर्षों की आंच में तपकर अपना साम्राज्य निर्माण का सपना कभी नहीं छोड़ा। बाबर का समरकंद पर नियंत्रण अस्थायी साबित हुआ। राजनीतिक अस्थिरता, साथियों की गद्दारी और आर्थिक संकट ने उसे बार-बार हार का स्वाद चखाया। लेकिन इन हारों ने उसके भीतर न तो निराशा भरी, न ही स्वप्न देखने की ताकत को कम किया। समरकंद से हारने के बाद वह एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ा। काबुल। सन 1504 में बाबर ने काबुल पर धावा बोला। यह क्षेत्र उस समय कमजोर अफगान सरदारों के अधीन था, जो आंतरिक कलह में उलझे हुए थे। बाबर ने चालाकी से इस स्थिति का लाभ उठाया और बिना बड़े संघर्ष के काबुल पर कब्जा कर लिया। यह विजय उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ थी। अब उसके पास एक सशक्त और समृद्ध केंद्र था, जहां से वह अपने भविष्य की रणनीतियां बना सकता था। काबुल की विजय ने उसे पहली बार स्थिरता प्रदान की। यहां से वह एक शक्तिशाली अफगान सत्ता को उखाड़ फेंकने का सपना देखने लगा, जो अब भारत में फैल चुकी थी। लेकिन उससे पहले उसे अफगान सरदारों और पहाड़ी कबीलों की निष्ठा प्राप्त करनी थी, जो अक्सर विद्रोह के लिए प्रेरित रहते थे। बाबर ने काबुल को केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रयोगशाला बना लिया। उसने वहां एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, सैनिक व्यवस्था को चुस्त किया और अपनी सेना में मध्य एशियाई तुर्क सैनिकों के साथ-साथ स्थानीय अफगानों को भी शामिल किया। इसने उसकी सेना को स्थानीय ज़मीन और परिस्थितियों के लिए बेहतर बनाया। बाबर ने काबुल की जीत के बाद अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव फैलाया। उसका नाम अब केवल एक पराजित राजकुमार का नहीं, बल्कि एक उभरते सम्राट का बनता जा रहा था। उसने अपने दरबार को विद्वानों,
कलाकारों और सैनिकों से सुसज्जित किया। साहित्य और संगीत के प्रति उसकी रुचि ने काबुल को एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया। यही वह समय था जब बाबर की दृष्टि एक बार फिर भारत की ओर मुड़ी। उसे पता था कि दिल्ली में लोदी वंश की सत्ता डगमगा रही थी और वहां जनता शासक इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थी। अफगान सत्ता के भीतर भी मतभेद थे। बाबर ने इन राजनीतिक अवसरों को पहचाना और भारत पर चढ़ाई का मन बना लिया। काबुल की विजय और वहां से मिली स्थिरता ने बाबर को एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और रणनीतिक आधार दिया। अब वह तैयार था भारत पर अंतिम आक्रमण के लिए। काबुल की विजय के पश्चात बाबर की महत्वाकांक्षा और स्पष्ट हो गई थी। अब उसका लक्ष्य था भारत, विशेष रूप से दिल्ली और आगरा की गद्दी। भारत पर शासन कर रहा था इब्राहिम लोदी, जो अफगान मूल के लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम का शासन निरंकुश था, उसके दरबार में विद्रोह की लहरें उठ रही थी और सामंत उससे असंतुष्ट हो चुके थे। इन्हीं में से एक प्रमुख सामंत था पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी, जिसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। बाबर को भारत के अंदरूनी संकटों की जानकारी पहले से थी। उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा और धीरे-धीरे अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी सेना को संगठित किया, काबुल और आसपास के इलाकों से अनुभवी तुर्क और अफगान सैनिकों को जुटाया। उसने तोपखाना भी तैयार कराया, जो भारतीय युद्धभूमि में एक क्रांतिकारी हथियार सिद्ध होने वाला था। सन 1524 में बाबर ने भारत की दिशा में पहला गंभीर अभियान चलाया, लेकिन वह केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। असली तैयारी और कूच सन 1525 के अंत में प्रारंभ हुआ, जब बाबर ने अपने प्रमुख सेनापतियों और विशाल सेना के साथ काबुल से दिल्ली की ओर कूच किया। यह यात्रा कठिनाइयों से भरी थी, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, बीहड़ घाटियाँ और सीमित संसाधन। फिर भी बाबर का उत्साह अडिग था। उसका सपना था दिल्ली की ताजपोशी। मार्ग में उसने कई छोटे बड़े किलों को जीतकर अपने अधीन किया और पंजाब तक पहुंचा। लाहौर, सियालकोट और अंबाला जैसे स्थानों पर उसकी सेना ने सफलता प्राप्त की। पंजाब में उसे कई स्थानीय राजाओं और सामंतों का समर्थन मिला, जिन्होंने इब्राहिम लोदी की क्रूरता के कारण बाबर के पक्ष में हथियार उठा लिए। दिल्ली तक पहुंचने से पहले बाबर ने पानीपत नामक स्थान को अपने शिविर का केंद्र बनाया। यह वही ऐतिहासिक मैदान था जहां अनेक निर्णायक युद्ध लड़े गए थे। बाबर ने यहीं पर अपनी सेना को सुसज्जित किया, तोपों को रणनीतिक रूप से तैनात किया और युद्ध के लिए कूटनीतिक तैयारी की। इब्राहिम लोदी को अब बाबर की शक्ति का अंदाजा लग चुका था। उसने एक विशाल सेना तैयार की, लगभग 1 लाख सैनिकों और 1000 हाथियों के साथ वह दिल्ली से पानीपत की ओर बढ़ा। मगर वह बाबर की रणनीति, उसकी युद्ध शैली और तोपों की ताकत से अनभिज्ञ था। बाबर का दिल्ली की ओर यह कूच केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह एक सपने की ओर बढ़ते एक योद्धा की निर्णायक यात्रा थी। एक नए युग की शुरुआत होने जा रही थी। सन 1526 दिनांक 21 अप्रैल, यह तारीख भारतीय इतिहास के पन्नों में निर्णायक मोड़ बन गई। बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने थीं और रणभूमि थी पानीपत का मैदान। एक और था तुर्क मुगल सेनापति बाबर, जो मध्य एशिया से आया था, और दूसरी ओर था दिल्ली का अफगान शासक इब्राहिम लोदी, जिसके पास संख्या में कहीं अधिक सैनिक और हाथी थे। बाबर की सेना लगभग 12,000 सैनिकों की थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से अधिक योद्धा और 1000 हाथी थे। मगर बाबर के पास वह था जो इब्राहिम के पास नहीं था, युद्ध रणनीति, अनुशासन और तोपखाना। बाबर ने भारत में पहली बार तुर्की तोपों का प्रयोग किया,
जिसे उसके तुर्क सेनापति उस्ताद अली कुली ने युद्ध के लिए तैयार किया था। बाबर ने युद्ध की तैयारी बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से की। उसने अपनी सेना को केंद्र, बाएं और दाएं पंखों में बांटा। उसके सामने बनी हुई खाइयां और लकड़ी की ढालियों ने उसकी तोपों और बंदूकों को सुरक्षित रखा। इसके अलावा उसने घुड़सवार सैनिकों को चपलता से दुश्मन के पंखों पर आक्रमण के लिए तैयार रखा, जिसे तुलगुमा रणनीति कहते हैं। जब युद्ध आरंभ हुआ, इब्राहिम की सेना अपनी विशाल संख्या के बावजूद अव्यवस्थित थी। हाथियों की लंबी पंक्तियां बाबर की तोपों के सामने टिक नहीं सकीं। तोपों की आवाज और गोलों की मार से हाथियों में भगदड़ मच गई, जिससे खुद अफगान सेना में भ्रम और भय फैल गया। बाबर की रणनीति रंग लाई। उसके घुड़सवार दलों ने इब्राहिम के पंखों पर आक्रमण कर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अफगान सेना भयभीत होकर पीछे हटने लगी। इस भगदड़ में इब्राहिम लोदी स्वयं युद्धभूमि में मारा गया। उसके साथ लगभग 15,000 सैनिक भी मारे गए। इस जीत के साथ ही बाबर ने दिल्ली और आगरा की गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसे दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया। यह केवल एक युद्ध की विजय नहीं थी, यह एक नए युग की शुरुआत थी। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो आने वाले 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, संस्कृति और समाज को प्रभावित करेगा। बाबर ने पानीपत की इस विजय को केवल एक सैन्य सफलता नहीं माना, बल्कि इसे अल्लाह की रहमत कहा। उसने मस्जिदें बनवाईं, अपने सैनिकों को सम्मानित किया और दिल्ली तथा आगरा में शांति स्थापित करने के प्रयास किए। पानीपत की पहली लड़ाई ने बाबर को इतिहास के सबसे प्रभावशाली विजेताओं में स्थान दिलाया और भारत में एक नई राजनीतिक विरासत की नींव रख दी। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को स्थायित्व देने के लिए उसे कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी राजपूतों के महाशक्तिशाली नेता राणा सांगा से। राणा सांगा, मेवाड़ का शासक, एक वीर और सम्मानित योद्धा था। उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी और समस्त राजपूतों को एकजुट कर मुगल सत्ता को भारत से बाहर निकालने का संकल्प लिया था। उसकी योजना थी कि वह बाबर को हराकर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करेगा। बाबर के दिल्ली आने से पहले ही राणा सांगा ने इसे एक बाहरी आक्रमण मानते हुए इसका विरोध करने का निश्चय कर लिया था। राणा सांगा की सेना में राजस्थान, मालवा और बुंदेलखंड के कई राजाओं के योद्धा शामिल थे। उसकी कुल सेना लगभग 80,000 से अधिक सैनिकों की थी, जिनमें राजपूतों की श्रेष्ठ तलवारबाजी, घुड़सवार दल और हाथियों की भरमार थी। बाबर को यह खबर मिलते ही उसने अपनी सेना को आगरा के पास खानवा नामक स्थान पर तैयार किया। इस बार बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि यह केवल एक युद्ध नहीं है, बल्कि इस्लाम की रक्षा और भारत में स्थायी साम्राज्य की स्थापना की निर्णायक घड़ी है। उसने जिहाद की घोषणा की और अपने सैनिकों को धार्मिक प्रेरणा के साथ तैयार किया। बाबर की सेना इस बार और भी सुदृढ़ थी। उसके पास तोपें थीं, सुव्यवस्थित घुड़सवार और युद्धकुशल सेनापति। 17 मार्च 1527 खानवा की रणभूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध अत्यंत उग्र था। राजपूतों ने जबरदस्त साहस दिखाया और प्रारंभ में बाबर की सेना को कई स्थानों पर पीछे हटना पड़ा, मगर बाबर ने अपनी तोपों को रणनीतिक रूप से तैनात किया था, जिनकी मारक क्षमता ने राजपूत घुड़सवारों को गंभीर क्षति पहुंचाई। राणा सांगा ने स्वयं युद्धभूमि में अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन युद्ध के दौरान वह घायल हो गया। नेतृत्व विहीन होते ही राजपूत सेना में भगदड़ मच गई और बाबर ने निर्णायक विजय प्राप्त की।
इस युद्ध में हजारों राजपूत सैनिक मारे गए और राणा सांगा को मेवाड़ वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। खानवा की जीत के बाद बाबर ने पूरे उत्तरी भारत में अपनी सत्ता को मजबूत किया। यह युद्ध केवल एक सैन्य टक्कर नहीं था, वॉज अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, और बाबर के लिए यह भारत में उसकी स्थायी सत्ता की मुहर थी। खानवा की ऐतिहासिक विजय के बाद बाबर ने उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन राजपूतों की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। चंदेरी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख किला था, अब बाबर की अगली रणनीतिक चुनौती बन गया। यह किला राजा मेदिनीराय के अधीन था, जो राणा सांगा का सहयोगी था और मुगल सत्ता के घोर विरोधी माने जाते थे। बाबर ने चंदेरी की ओर मार्च करते हुए पहले मेदिनीराय को समझौते का प्रस्ताव भेजा। यदि वह किला सौंप दे तो उसे सम्मान सहित किसी अन्य क्षेत्र में जागीर दी जाएगी। लेकिन मेदिनीराय ने बाबर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राजपूतों के लिए यह केवल एक किला नहीं था, बल्कि उनके स्वाभिमान, वीरता और स्वतंत्रता का प्रतीक था। 20 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी किले को घेर लिया। यह किला ऊंची पहाड़ी पर बना था और इसकी संरचना मजबूत थी। बाबर की सेना ने चारों ओर से किले को घेरकर तोपों की मदद से उस पर हमला शुरू किया। 3 दिन तक भीषण युद्ध चला। बाबर की सेना ने किले की दीवारों को तोपों से कमजोर किया और अंदर घुसने की तैयारी की। किंतु जब यह स्पष्ट हो गया कि किला अब नहीं बच पाएगा, तो मेदिनीराय और उनके अनुयायियों ने राजपूती परंपरा का पालन करते हुए जौहर और शाका का निर्णय लिया। किले की महिलाएं अग्निकुंड में कूदकर बलिदान हो गईं और पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध के लिए प्रस्थान किया। यह घटना बाबर के मन को भी भीतर तक झकझोर गई। जब बाबर की सेना किले में प्रवेश कर पाई, वहां केवल वीरगति को प्राप्त राजपूतों के शव और राख थी। बाबर ने किले पर अधिकार तो पा लिया, लेकिन इस युद्ध में हुई जौहर और आत्मबलिदान की विभीषिका ने उसे भी एक मानवीय दृष्टिकोण से प्रभावित किया। उसने चंदेरी की जीत को भव्य विजय के रूप में दर्ज किया, किंतु कहीं न कहीं यह युद्ध राजपूत वीरता की एक अमर गाथा भी बन गया। इस विजय के साथ ही बाबर ने बुंदेलखंड के बड़े हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। चंदेरी की जीत ने उत्तर भारत में उसकी स्थिति और अधिक सुदृढ़ कर दी। अब उसके विरोध में खड़े अधिकतर शक्तिशाली क्षत्रप या तो मारे जा चुके थे या पराजित होकर पीछे हट चुके थे। बाबर का साम्राज्य अब दिल्ली, आगरा, लाहौर, मेवाड़ और बुंदेलखंड तक विस्तृत हो चुका था। वह अब न केवल एक विजेता था, बल्कि एक संगठक और सम्राट भी बन चुका था। जब युद्धों की गूंज धीमी पड़ने लगी और दिल्ली का तख्त बाबर के अधिकार में आ गया, तब वह केवल एक सेनापति नहीं, बल्कि एक सम्राट के रूप में सामने आया। मगर बाबर की सबसे विलक्षण पहचान केवल उसके युद्ध कौशल में नहीं थी, वह एक संवेदनशील लेखक, कला प्रेमी और गहरे चिंतनशील शासक भी था। उसका आत्मवृत्तांत बाबरनामा इसका प्रमाण है। बाबरनामा, जिसे उसने तुर्की भाषा में लिखा, विश्व की उन विरली आत्मकथाओं में से एक है जो किसी सम्राट द्वारा लिखी गई हो और उसमें इतनी आत्मीयता और ईमानदारी हो। इसमें बाबर ने अपने जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं से लेकर बड़े युद्धों, प्राकृतिक दृश्यों, भावनात्मक संघर्षों और राजनैतिक अनुभवों का सुंदर वर्णन किया है। वह अपने प्रारंभिक जीवन की कठिनाइयों को नहीं भूलता, फरगना से निष्कासन, समरकंद की अधूरी विजय, अपनों का धोखा और फिर अंततः काबुल और भारत की ओर रुख। बाबर अपने भीतर के द्वंद्व को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। वह लिखता है कि भारत की जलवायु उसे नहीं भाती, यहाँ की भूमि उसे उबड़-खाबड़ और संस्कृति कुछ अजनबी सी लगती है। फिर भी वह इस भूमि के भविष्य को लेकर गंभीर और उत्तरदायी हो चुका था।
बाबरनामा में प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण है। पहाड़ियों की हरियाली, काबुल की नदियाँ, फलों की मिठास, फूलों की सुगंध और मौसम का परिवर्तन। एक योद्धा होकर भी वह कविता, चित्रकला, वास्तुकला और संगीत का गहरा पारखी था। वह अपने मित्रों, सेनापतियों और परिवार के प्रति अपने भावनात्मक जुड़ाव को भी खुलकर दर्शाता है। बाबर का चिंतन उसकी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। वह जानता था कि उसने एक नया साम्राज्य खड़ा किया है, जिसे अब दिशा और स्थायित्व देना होगा। वह अपने पुत्र हुमायूं को उत्तराधिकारी चुनता है और उसे बार बार ईमानदारी, साहस और धर्मनिष्ठा की सीख देता है। अंतिम वर्षों में बाबर की सेहत गिरने लगी थी। बार बार युद्धों और कठिन यात्राओं ने उसके शरीर को थका दिया था। फिर भी उसने शासन को सुदृढ़ करने, प्रशासन को व्यवस्थित करने और समाज में स्थिरता लाने के प्रयास जारी रखे। 26 दिसंबर 1530 को बाबर का निधन आगरा में हुआ। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, जहां उसकी आत्मा को सुकून मिले। बाद में उसकी यही इच्छा पूरी की गई। बाबरनामा के पन्नों में एक सम्राट नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य की संवेदनाएं भी झलकती हैं, जो जीतता है, हारता है, प्रेम करता है, पीड़ा सहता है और अंत में जीवन को समझने की कोशिश करता है। जब बाबर का निधन हुआ, तब उसका पुत्र हुमायूं उत्तराधिकारी बना। पर यह राह बिल्कुल आसान नहीं थी। बाबर ने एक मजबूत और अनुभवी सम्राट के रूप में भारत की राजनीति को काबू में किया था, लेकिन हुमायूं के सामने एक जटिल और अस्थिर साम्राज्य विरासत में मिला था। उसे न केवल बाहरी दुश्मनों का सामना करना था, बल्कि अंदरूनी राजनीतिक संघर्षों से भी जूझना था। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। वह अपने पिता की विरासत को संभालने का इच्छुक था, लेकिन उसकी कुशलता और अनुभव बाबर जितनी नहीं थी। उसके पिता के समय की तरह उसकी सेना भी कई जातियों और समूहों से बनी थी, जिनमें राजपूत, अफगान, तुर्क और स्थानीय सैनिक शामिल थे। इन समूहों के बीच निष्ठा बनाए रखना बड़ी चुनौती थी। भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी जटिल थी। बाबर के समय जो अफगान और राजपूत सामंत परास्त हुए थे, वे फिर से एकत्रित हो रहे थे। साथ ही दिल्ली और आगरा के आसपास कई छोटे-छोटे शक्तिशाली सामंत और विद्रोही थे, जो मुगल शासन को चुनौती देना चाहते थे। इसके अलावा पूर्वी भारत में बंगाल और बिहार के शासक भी मुगल विस्तार को रोकने की योजना बना रहे थे। हुमायूं ने शुरुआत में अपने राज्य को मजबूत करने के लिए काबिल अधिकारियों और सेनापतियों को नियुक्त किया। उसने कई युद्ध लड़े, लेकिन कई बार उसे हार का भी सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई थी अपने छोटे भाई और अन्य परिवार के सदस्यों के बीच सत्ता संघर्ष। इसने मुगल सत्ता को कमजोर कर दिया। इस संघर्ष में उसने कई बार अपनी राजधानी भी छोड़नी पड़ी। कभी वह मध्य भारत के किले में सुरक्षित होता, तो कभी अफगान सरदारों के साथ गठबंधन की तलाश करता। उसकी हार और वापसी की कहानी भारतीय इतिहास में मुगल संघर्षों की शुरुआत मानी जाती है। फिर भी हुमायूं में वह गुण था जो बाबर में था, धैर्य, दूरदर्शिता और राजनीति की समझ। उसने अपने गिरते साम्राज्य को फिर से समेटने का प्रयास किया। इसके लिए उसने फारस के शासक से मदद मांगी और फारसी सेना की सहायता से अपनी सत्ता पुनः स्थापित की। बाबर के निधन के बाद जब हुमायूं ने गद्दी संभाली, तो उसे तत्काल ही कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाबर की बनाई हुई विशाल सेना और साम्राज्य में अनेक दलों के बीच मतभेद और आंतरिक द्वेष फैला हुआ था। सबसे बड़ी चुनौती थी अफगानों और राजपूतों की असंतोषपूर्ण स्थिति, जो बाबर के खिलाफ विद्रोह करने को तत्पर थे। हुमायूं के पास बाबर जितनी सैन्य दक्षता और कूटनीतिक क्षमता नहीं थी। वह एक युवा और अनुभवहीन शासक था,
जो सत्ता संभालने के साथ साथ अपने भाइयों और सामंतों के दबावों में फंसा हुआ था। उसके छोटे भाई कुंदरत और हैदर के साथ सत्ता संघर्ष ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इतना ही नहीं, पूर्वी भारत में बंगाल और बिहार के शासक मुगलों के विस्तार का विरोध कर रहे थे। वहां के शासक शेर शाह सूरी, जो एक अफगान सरदार था, तेजी से शक्ति बढ़ा रहा था। शेर शाह की सेना संगठित और अनुशासित थी, और वह मुगल सत्ता के लिए गंभीर खतरा था। शुरुआती वर्षों में हुमायूं ने अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए कई युद्ध लड़े, मगर अनेक बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। 1539 में चंदेरी की लड़ाई में उसे करारी हार मिली, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। उसकी सेना में विश्वास कम होता जा रहा था और कई सामंत अपनी वफादारी बदलने लगे। दिल्ली और आगरा की सत्ता उसके हाथ से निकलने लगी। आखिरकार 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पानीपत के समीप एक निर्णायक युद्ध में पराजित कर दिया। यह हार हुमायूं के लिए सबसे बड़ा झटका थी। उसे अपना साम्राज्य छोड़कर भागना पड़ा और वह वर्षों तक निर्वासन में रहा। इस दौरान उसने फारस जाकर मदद मांगी और पुनः अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कड़ी तैयारी की। हुमायूं का यह संघर्ष केवल एक शासक का नहीं, बल्कि एक युवा उत्तराधिकारी का था जो अपने पिता के बने साम्राज्य को बचाने के लिए लगातार लड़ रहा था। हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा उभरा एक नए और बेहद कुशल योद्धा की शक्ल में शेर शाह सूरी। शेर शाह, जो मूलतः अफगान वंश के थे, एक प्रतिभाशाली सेनापति और रणनीतिकार थे। उन्होंने बिहार और बंगाल में अपना अधिकार स्थापित किया और धीरे धीरे उत्तर भारत की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। शेर शाह की सेना न केवल अनुशासित थी, बल्कि उन्होंने युद्ध के आधुनिक तरीकों को भी अपनाया था। उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, जैसे प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड, जो साम्राज्य की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था में सहायक थी। उनकी राजनीति और प्रशासन में दक्षता ने उन्हें लोगों के बीच लोकप्रियता दिलाई। 1540 में शेर शाह और हुमायूं के बीच निर्णायक संघर्ष हुआ। पानीपत के समीप एक भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। हुमायूं, जो अपने पिता के स्थापित साम्राज्य को बचाने के लिए संघर्षरत था, इस युद्ध में हार गया। शेर शाह ने अपनी सेना के साथ पूर्ण विजय प्राप्त की और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया। हुमायूं को भागना पड़ा और वह भारत से दूर फारस के शासक के पास आश्रय लेने गया। इस हार ने मुगल साम्राज्य को लगभग समाप्त कर दिया था। हालांकि हुमायूं के भागने के बाद शेर शाह सूरी ने लगभग 5 वर्षों तक भारत पर शासन किया, जिसने प्रशासनिक सुधार और मजबूत कानून व्यवस्था की नींव रखी। उनकी विजय ने यह साबित कर दिया कि भारत में सत्ता की लड़ाई कितनी कठिन और लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। पानीपत की हार के बाद हुमायूं की स्थिति बेहद दयनीय हो गई थी। दिल्ली और आगरा से बेदखल होकर वह भारत से भागकर सुरक्षित स्थान की तलाश में था। उसने कई कठिनाइयों और जोखिमों का सामना किया। अपनी सेना के कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ वह घने जंगलों, पहाड़ों और दूर-दराज के इलाकों से होता हुआ फारस, आधुनिक ईरान, तक पहुंचा। फारस में उस समय शाह तहमास्प का शासन था, जो शिया मुसलमान था। शाह तहमास्प ने हुमायूं को अपनाया और उसे शरण दी। फारस की अदालत में हुमायूं ने कई साल बिताए। यहाँ उसने फारसी संस्कृति, कला, साहित्य और शासन व्यवस्था का गहरा अध्ययन किया। इस समय ने हुमायूं को एक बेहतर शासक बनने में मदद की। हालांकि निर्वासन का समय कठिन था, लेकिन फारस में उसे राजनीतिक सलाह, सैन्य सहायता और आर्थिक मदद मिली।
फारस के शासक ने उसे अपनी सेना के कुछ अनुभवी सैनिक और घुड़सवार दिए ताकि वह भारत लौटकर अपनी सत्ता वापस हासिल कर सके। हुमायूं ने फारस में रहते हुए भारत की राजनीतिक स्थिति का बार बार विश्लेषण किया। उसने समझा कि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि अच्छी प्रशासनिक नीतियों, गठबंधनों और रणनीतिक कूटनीति से ही भारत में स्थायी सत्ता प्राप्त की जा सकती है। इस निर्वासन काल ने हुमायूं की सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। उसने अपने गुरु, सलाहकार और फारसी सैनिकों से बहुत कुछ सीखा, जिसने बाद में उसके पुनः साम्राज्य स्थापित करने के प्रयासों में मदद की। पानीपत की हार के बाद हुमायूं की स्थिति बेहद दयनीय हो गई थी। दिल्ली और आगरा से बेदखल होकर वह भारत से भागकर सुरक्षित स्थान की तलाश में था। उसने कई कठिनाइयों और जोखिमों का सामना किया। अपनी सेना के कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ वह घने जंगलों, पहाड़ों और दूर-दराज के इलाकों से होता हुआ फारस, आधुनिक ईरान, तक पहुंचा। फारस में उस समय शाह तहमास्प का शासन था, जो शिया मुसलमान था। शाह तहमास्प ने हुमायूं को अपनाया और उसे शरण दी। फारस की अदालत में हुमायूं ने कई साल बिताए। यहाँ उसने फारसी संस्कृति, कला, साहित्य और शासन व्यवस्था का गहरा अध्ययन किया। इस समय ने हुमायूं को एक बेहतर शासक बनने में मदद की। हालांकि निर्वासन का समय कठिन था, लेकिन फारस में उसे राजनीतिक सलाह, सैन्य सहायता और आर्थिक मदद मिली। फारस के शासक ने उसे अपनी सेना के कुछ अनुभवी सैनिक और घुड़सवार दिए, ताकि वह भारत लौटकर अपनी सत्ता वापस हासिल कर सके। हुमायूं ने फारस में रहते हुए भारत की राजनीतिक स्थिति का बार बार विश्लेषण किया। उसने समझा कि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि अच्छी प्रशासनिक नीतियों, गठबंधनों और रणनीतिक कूटनीति से ही भारत में स्थायी सत्ता प्राप्त की जा सकती है। इस निर्वासन काल ने हुमायूं की सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। उसने अपने गुरु, सलाहकार और फारसी सैनिकों से बहुत कुछ सीखा, जिसने बाद में उसके पुनः साम्राज्य स्थापित करने के प्रयासों में मदद की।